नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बताएंगे एसेट एलोकेशन की क्या हो सही स्ट्रैटेजी। क्या लंबी अवधि में 100% इक्विटी एलोकेशन करना सही स्ट्रैटेजी है? छोटी अवधि में डेट एलोकेशन कितना करें? जानेंगे इक्विटी टू डेट रेशियो का सटीक फॉर्मूला। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और एसेट एलोकेशन, यूं तो हमने कई बार आपसे एसेट एलोकेशन के बारे में कई बार चर्चा की है, लेकिन क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि पूरे निवेश का एक सार है एसेट एलोकेशन, इसलिए इसको थोड़ा सा और गहनता से समझना बेहद ज़रूरी है। सर, एसेट एलोकेशन का जो एक बेसिक नेचर है, मतलब जो इसका इम्पैक्ट रहता है किसी के पोर्टफोलियो पर, पहले फिरोज आप ये समझाइए कि एसेट एलोकेशन एक पोर्टफोलियो के लिए इम्पोर्टेंट किस तरीके से है। नमस्कार स्वाति जी, गुड इवनिंग। जैसे आपने सही फरमाया कि एसेट एलोकेशन एक बुनियाद होती है एक पोर्टफोलियो की। ये क्यों होता है? क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तीन पहलू होते हैं, तीन सब डिसीजंस होते हैं। तो तीन डिसीजंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि मुझे एक घर खरीदना है, एक फ्लैट खरीदना है, तो ये निर्णय तो एक निर्णय लगता है, देखने में सिर्फ एक ही निर्णय है, बट एक्चुअली इसमें तीन छोटे निर्णय छुपे हुए हैं। वो कौन से तीन निर्णय हैं? एक तो आपने रियल एस्टेट खरीदना है, एसेट कौन सी खरीदनी है, वो एक पहला निर्णय हो गया, सब डिसीजन। दूसरा, कौन से बिल्डर का कौन सी एरिया में आपको फ्लैट खरीदना है, कौन से टावर में, कौन से फ्लोर पे, उसको कहते हैं सिक्योरिटी सिलेक्शन। पहले तो एसेट सिलेक्शन, सेकंड पार्ट ऑफ द डिसीजन इज सिक्योरिटी सिलेक्शन। तीसरा जो निर्णय है, ऐसा भी कर सकते थे कि आप 6 महीने बाद खरीदें या 1 साल पहले खरीद चुके होते, तो वो है टाइमिंग का डिसीजन। सो एवरी डिसीजन, फिनेंशियल डिसीजन, हैज 3 सब डिसीजंस। जो पहला निर्णय है, रियल एस्टेट ही खरीदना है, वो बहुत जल्दी से ले लेता है इंसान, बोलता है कि यार मुझे घर ही खरीदना है इस पैसे से। वो निर्णय लेने के लिए 30 सेकंड में काम कर लेता है। फिर जब वो सिक्योरिटी सेलेक्ट करने जाता है तो हफ्तों दर हफ्तों घर बहुत सारे घर देख के फिर चुनाव करता है। एसेट एलोकेशन डिसीजन से ही आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न आधारित होती है 99%, 93%। तो एसेट एलोकेशन डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिक्योरिटी सिलेक्शन। टाइमिंग का जो डिसीजन है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, बट निवेशक उस पर सबसे ज्यादा तवज्जो देता है सिक्योरिटी सिलेक्शन में उसके बाद। और एसेट एलोकेशन का निर्णय लेने के लिए 1 मिनट में वो निर्णय ले लेता है कि स्टॉक ही खरीदना है, बॉन्ड्स ही खरीदने हैं, रियल एस्टेट ही खरीदना है, सोना खरीदना है। वो ये जो एसेट एलोकेशन का डिसीजन है, दैट विल डिसाइड 90% ऑफ द फेट ऑफ योर मनी is going to be decided by that sub decision, which an investor spends very little time on. बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पर बात बताई एसेट एलोकेशन को लेकर विद इन एसेट क्लास। एक तरीके की जो मानसिकता है, साइकी इसको कह सकते हैं, कैसे चलती है निवेशकों के बीच में। हमारे साथ क्षितिज महाजन भी शो में शामिल हो चुके हैं, सीईओ हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के। क्षितिज, बहुत स्वागत करते हैं। एसेट एलोकेशन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। समझना ज़रूरी है कि एसेट एलोकेशन एक नॉर्मल जो निवेशक होता है, जब उन्होंने एक निवेश की शुरुआत उन्हें करनी होती है, तो एक जैसे फिरोज़, अगर आपने सुना होगा, फिरोज़ अभी बता रहे थे कि एक नॉर्मल जो एक थिंकिंग होती है निवेशक की क्या होती है, बट इन प्रिंसिपल अगर समझें, इसको भी अगर समझना चाहें, एसेट एलोकेशन आधारित किन पैरामीटर्स पर होना चाहिए एक निवेशक के पोर्टफोलियो में? नमस्कार स्वाति, नमस्कार फिरोज भाई। एंड बहुत अच्छे से आई थिंक फिरोज ने टोन सेट किया है इस हमारे ये कार्यक्रम का। और जो आपने बोला है मुझे स्वाति, अभी देखिए, एक सबसे बड़ा कीन जो मेन फैक्टर होता है एसेट एलोकेशन को लेके, वो 3-4 चीजों में डिवाइडेड होता है। भाई, आप एसेट एलोकेशन करते क्यों है? सबसे बड़ा तो ये कि कोरिलेशन कम होता है बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस, आप डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इसलिए आप एसेट एलोकेशन करते हैं। दूसरा ये है, कुछ एसेट एलोकेशन जो टूल्स हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं और कुछ कम रिस्की होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आप करना चाहते हैं। सो सबसे पहली चीज आ जाती है गोल फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है आपका। फिर रिस्क टॉलरेंस अगर आपका ज्यादा नहीं है और आपको लगता है कि आप
मान लीजिए 8-9% के रिटर्न के लिए के हिसाब से ही आप अपना पोर्टफोलियो के जो फ्यूचर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं वो कमा पाएंगे, तो आपका ज्यादातर एसेट एलोकेशन जो पोर्शन है वो फिक्स इनकम की तरफ रहेगा, इक्विटी में कम रहेगा। अगर आपका मीडियोकर रिस्क टॉलरेंस है और आप एक वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी लेना चाहते हैं तो आपका मे बी 50% इक्विटी एलोकेशन की तरफ रहेगा। आपका ज्यादा होगा तो ज्यादा इक्विटी एलोकेशन होगा। तीसरा, टाइम होराइजन डिफाइन करता है। अब आप इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी अच्छा रिस्क एपेटाइट हो, पर आपका गोल जो है वो 2 साल का ही है और उसके लिए आपको एसेट एलोकेशन करना है, तो उसमें इक्विटी का कंपोनेंट आ ही नहीं सकता, बिकॉज बहुत शॉर्ट होराइजन है। तो उसमें आपको डिपेंडिंग ऑन फिक्स इनकम में क्या अपॉर्चुनिटी है, या एट ए मैक्स बैलेंस एडवांटेज फंड आप देख सकते हैं 15-20% को लेके। तो तीसरा, टाइम होराइजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। और टाइम होराइजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जितना आपके पास समय होता है तो वो आपके रिस्क एपेटाइट को कॉम्प्लीमेंट करता है। इन टर्म्स ऑफ अगर ज्यादा रिस्क एपेटाइट आपका है तो उसमें आप इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है स्वाति, और आपके गोल जो है वो थोड़े ज्यादा बड़े हैं, तो फिर आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा कि दैट एक बिना इक्विटी के या बिना ऐसे एसेट क्लास के, जैसे कि रियल एस्टेट है जहाँ पे आपको रिटर्न बेटर हो सकता है फिक्स इनकम से, बहुत मुश्किल होगा उन गोल्स को अचीव करना, तो फिर देन आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी में। एब्सोल्युटली। फिरोज, थोड़ा सा मुझे समझना है, इनफैक्ट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इसका आइडिया दे पाएँ, ये जिन एसेट क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने भी पिछले कई शोज़ में बताया कि इक्विटी और रियल एस्टेट ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लासेस कहे जाते हैं, डेट और कमोडिटीज़ हैं वो डिफेंस ओरिएंटेड एसेट क्लासेस हैं। जो निवेशकों का एक डिवाइड है, उनके हिसाब से कौन से एसेट क्लास में सबसे ज़्यादा निवेशक निवेशित हैं? क्या इसको हम कुछ आंकड़ों के ज़रिए समझ सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली अगर समझना चाहें कि कितने लोग वाकई इक्विटी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, कितने लोगों का रियल एस्टेट में पैसा है? जैसे आपने बताया कि कहीं पैसा लगाना होता है तो रियल एस्टेट सबसे पहले दिमाग में आता है कि पैसे रियल एस्टेट में डाल देते हैं। डेट में निवेशक कितना रुचि रखते हैं एज एन एसेट पैसा लगाना, या कमोडिटीज में? स्वाति जी, डेफिनेटली आंकड़ों से ही इसकी तुलना होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, 2 ग्रोथ एसेट्स हैं, 2 प्रोटेक्शन एसेट्स हैं। इंडिया की अगर हाउस होल्ड सेविंग्स की जो हमने कोलेक्ट किया था इंफॉर्मेशन बहुत सारी सोर्सेज से, ऑफ कोर्स आरबीआई की जो वेबसाइट है उससे ज्यादा सोर्सेज, दैट वाज द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स। तो 650 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है इंडिया में। उसमें से 51% अंदाजन फिजिकल एसेट्स में है। 51% बहुत बड़ी अमाउंट होती है, फिजिकल एसेट में है। 10 साल पहले 52.5% थी, अब 51% है। तो ज्यादा फाइनेंशियलाइजेशन हुई नहीं है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। आज की डेट में इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन की जरूर बात करते हैं, उसमें डिजिटाइजेशन जरूर हुआ है, ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो गए हैं, बट फाइनेंशियलाइजेशन इन्वेस्टिंग की नहीं हुई है। तो 51% फिजिकल एसेट्स हैं। फिजिकल एसेट्स मतलब रियल एस्टेट एंड गोल्ड। फाइनेंशियल एसेट्स 49% है अप्रोक्सीमेटली, ऑफ कोर्स। उसमें से अगर आप म्यूचुअल फंड देखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड की मात्रा सिर्फ 4% की है ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग्स में। अगर 650 लाख करोड़ में से सिर्फ 20-22 लाख करोड़ इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, तो वो बैठता है 3-4% के बीच में। तो ये बहुत कम मात्रा है, बट अच्छी बात ये है कि ये बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया के कोने कोने से लोग आज म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। अब कोविड के बाद जो एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, एक्सेप्टेंस आ रही है इन्वेस्टमेंट की, आई थिंक अगले 10 साल में यह आंकड़ा काफी अच्छी तरह से चेंज हो सकता है। अगर आप ग्लोबल रेशियो देखें रियल एस्टेट का, हमने एक स्टडी की थी, एचएनआईज ग्लोबली 16% रियल एस्टेट में डालते हैं, बट इंडिया की जो रियल एस्टेट एक्सपोजर है वो दुगनी से ज्यादा है ग्लोबल के मुकाबले। आई थिंक कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो फाइनेंशियल एसेट्स में ज्यादा होता है। इसका जो एहसास है लास्ट 10 साल में हुआ है, तो अगले 10 साल में आई एम होपिंग दैट द नंबर्स वुड ड्रामेटिकली चेंज। ये आंकड़े इसलिए समझना जरूरी था, ये एक परिप्रेक्ष्य रखता है, एक आइडिया देता है कि एक्चुअली एसेट क्लासेस में लोग किस तरीके से निवेश करें। और जैसा आपने बोला कि पिछले कुछ समय में इसमें बदलाव हो रहा है और एक पॉजिटिव बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। क्षितिज, अगर हम समझना चाहें, जब कोई निवेशक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, एक कॉमन धारणा है
कि आप जितनी लंबी अपनी टाइम होराइजन रखते हैं, आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको महंगाई को मात देने में भी कारगर साबित होता है और अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। जितनी छोटी अवधि रहेगी, डेट में आपको ज़्यादा पैसे रखने चाहिए। यहाँ पर यूजुअली मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो आजकल के निवेशक हैं, जो भी है, क्या कुछ गलती कर बैठता है एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी करने में? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि छोटी अवधि में भी लोग क्योंकि कमाना चाहते हैं ज़्यादा मुनाफा, वो इक्विटी में पैसा डालना चाहते हैं, उसको जल्दी जल्दी निकालना चाहते हैं। तो ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है जो निवेशक करता है, करनी नहीं चाहिए एसेट एलोकेशन के दौरान? स्वाति, ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। इनफैक्ट अभी सेबी की भी रिपोर्ट आई है कि दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में, वो 2 साल के अंदर निकल जाते हैं। 5 साल से ऊपर रहने वाले 5 से 6% इन्वेस्टर ही हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो ऑफिट जितना भी नया ये फ्लड ऑफ मनी आया है, नए इन्वेस्टर्स आए इक्विटी मार्केट में। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि दैट जो एक हम एट्थ वंडर की बात करते हैं और हर कोई बात कर रहा है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इक्विटी में पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही बनता है। हम हमेशा रिटर्न की बात करते हैं कि बिकॉज 1 साल का रिटर्न आता है, लोगों को लगता है यहाँ पे एक मैजिक वॉन्डर और पैसा बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार वो एड्स देखी हैं जहाँ पे पेड़ को आप पौधे को पानी दे रहे हैं और वो बड़ा होकर एक वृक्ष बन रहा है जो एक फल दे रहा है, पर उसके लिए समय लगता है। सो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो ये सोच के आए हैं कि वो 1-2 साल के अपने गोल प्लान को लेके, या क्योंकि उन्होंने पास में 1 साल में रिटर्न बनते देखता है तो उनका रिटर्न बन जाएगा, तो वो तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि इक्विटी में लीनियर रिटर्न नहीं आता है। जिस साल आपने रिटर्न बनते देखा होता है, उससे पहले की भी जर्नी देखनी चाहिए कि दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे को, अगर आप इंडेक्स का रिटर्न ही देखें तो 11-12% है। तो अगर आप एक एक मैनेज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में पैसा डालते हैं, तो उसमें कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 14% के बीच में मिल सकता है। और वो मिड कैप पोर्टफोलियो स्मॉल कैप स्ट्रेटजी है तो 15 से 16% है। अभी 3 साल का रिटर्न स्मॉल कैप में स्वाति ज्यादातर फंड का 30% कंपाउंडिंग है। तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि स्मॉल कैप में रिटर्न बन रहा है तो वहां पैसा लगाना है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रिटर्न केस करते हैं और आपको दिखता है कि पैसा बनेगा, पर वो बनता नहीं है। तो इक्विटी में पैसा तभी लगाएं जब आपके पास 4 से 5 साल के ज्यादा का होराइजन हो, व्यू हो। अगर उससे कम का व्यू है तो इक्विटी में मत लगाएं। 3 से 5 साल के बीच में आप बैलेंस एडवांटेज फंड या बैलेंस फंड कर सकते हैं। अगर 2 साल का ही व्यू है तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा इक्विटी मार्केट में लगाना, वो भी जहां पे मार्केट ने पीछे अच्छा किया उसके बाद लगाना। क्योंकि कई बार ऐसा होगा किसी ना किसी कारण से, कोई न्यूज बेस्ड कारण से, कोई पॉलिटिकल एंगल से, आप देख सकते हैं मार्केट कई बार 1-2 साल झिला देती है। हमने देखा अभी भी लोगों को लगता है कि मार्केट इज डन वेरी वेल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 साल के आसपास, नवंबर 21 से अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट को आज तक, मार्केट तो ओवरऑल रिटर्न 6-7% ही है। तब वो उन 18,600-700 के आसपास थी, आज 19,500 के आसपास है। सो समझना ये जरूरी है दैट आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इक्विटी में पैसा बना के निकल जाएंगे, तो वो बहुत कोई किस्मत वाला होगा वो कर पाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास कोई होराइजन, कोई गोल जो आपका है 2 साल के अंदर आने वाला है, उसके लिए आप फिक्स इनकम एसेट क्लास में ही इन्वेस्ट करें। एब्सोल्युटली। अब इस पूरे ट्रेंड को फिरोज हम आंकड़ों से कैसे समझें, और आंकड़ों में अगर हम रिटर्न प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इसको हम कैसे समझें? मतलब एक बहुत ही छोटे टेन्योर से लेकर जो सबसे बड़ा टेन्योर है, अगर मानिए उसको हम 15 साल माने, तो कैसे एक निवेशक समझ सकता है कि छोटे पीरियड में कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, संभावनाएं बनती है कितने रिटर्न की, और जितना जितना आपके टेन्योर बढ़ता जाता है तो वो संभावनाएं कहां तक पहुंचती हैं? ये स्वाति जी देखिए, जैसे आपने कहा कि ये आंकड़ों से, प्रोबेबिलिटी से समझें, क्योंकि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड जो है उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। अगर आप एक एफडी में पैसा डालते हैं, अगर बैंक नहीं डूबती तो जो रिटर्न बोली गई है वही की वही मिल जाती है। एक खाली ये रिस्क रहता है कि भाई बैंक बैंकरप्ट ना हो। तो ऑफ कोर्स इंडिया में कोई भी कमर्शियल बैंक डिफॉल्ट नहीं करी है अब तक। पॉइंट वन इज, अगर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड है तो प्रोबेबिलिटी है। अगर वो प्रोबेबिलिटी समझ जाते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, तो शॉक नहीं लगता है कि यार ये क्या हो गया। सो अगर एक इन्वेस्टर को एक तीन पासिंग मार्क होते हैं एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के। एक तो यार मेरी कैपिटल कितनी सेफ है, वो एक देखना चाहता है। दूसरा यार ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर हम थोड़ी ग्रीड पे तरफ जाएं तो डबल डिजिट रिटर्न की क्या संभावना है। अगर ये 3 चीजों की संभावना अगर हम निफ्टी की करें फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, अब अगर 1 साल की इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है तो ऐसे 7,852 दिन
हैं जहां पे आप निफ्टी में डाल के अगले एक साल बाद, एग्जैक्टली एक साल बाद रिडीम करते तो क्या निष्कर्ष निकलता, ये हमने ट्राई किया। तो एवरेज रिटर्न आई 16.52 की 1 ईयर इन्वेस्टर की, और 7,850 दिनों में 6,77 ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जहां के जीरो से ऊपर मिला। तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी हो गई 77% की कि नेगेटिव रिटर्न नहीं आया 1 ईयर इन्वेस्टर को, राइट। 1 ईयर से अगर 0% की रिटर्न से अगर हम 6% की ब्याज की रिटर्न की एक बेंचमार्क माने कि यार उससे ज्यादा कितने बार मिला, तो 5,000 करीबन 5,100 ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ 7,800। दो प्रोबेबिलिटी होती है, 65% की प्रोबेबिलिटी हिस्टोरिकल रही है जहां पे एक साल इन्वेस्टर को ब्याज तो मिला ही मिला। अगर 10% की बेंचमार्क या पासिंग मार्क लूं तो ऐसे दिन थे 4,400 7,800 में से, तो प्रोबेबिलिटी हुई 57। तो ये तो 1 ईयर इन्वेस्टिंग की बात हुई। तो आप जाहिर सी बात है, लोग 1 ईयर की इन्वेस्टिंग क्यों कहते हैं कि इक्विटी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी संभावना है 23% कि आपके कैपिटल पे आंच आ सकती है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बड़ी हानिकारक चीज होती है, तो फिर एक साल की इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर अब अवधि बढ़ा दें, अब अगर 3 साल में प्रोबेबिलिटीज देखें तो पॉजिटिव रिटर्न की प्रोबेबिलिटी 96% हो जाती है। 6% प्लस की रिटर्न की निफ्टी पे प्रोबेबिलिटी 80% हो जाती है। 10% विच इज डबल डिजिट रिटर्न की प्रोबेबिलिटी होती है 62%। ऐसे ही अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स लें एंड गो टू 9 ईयर्स और 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के निफ्टी इन्वेस्टर को पास्ट में, फ्यूचर कुड बी डिफरेंट, 100% टाइम्स कैपिटल रिस्क पे नहीं आई है। 98% ऑफ द टाइम ब्याज तो मिला ही मिला है, और 68% टाइम्स डबल डिजिट रिटर्न मिले। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की हमने तुलना की, तो ये एहसास हुआ कि जैसे अवधि बढ़ती है, संभावना आपके पास होने की बेहतर होती जाती है। पासिंग मार्क को आप 0 मान सकते हैं, पासिंग मार्क को 6% पर एनम मान सकते हैं, पासिंग मार्क को डबल डिजिट रिटर्न मान सकते हैं। तो 15 ईयर्स में 83% चांस है कि आपको डबल डिजिट मिले। ये हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटीज हैं। जाहिर सी बात है फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज कुड बी डिफरेंट, बट इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिमिलर। बिल्कुल। तो लंबी अवधि में इक्विटी कैसे हिट मुनाफा कमाने में आपको कारगर साबित हो सकती है, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड के जरिए, प्रोबेबिलिटी के जरिए, संभावनाओं के जरिए फिरोज ने समझाया। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद क्या लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में आप बिना डेट के भी काम चला सकते हैं, मतलब ओनली इक्विटी नो डेट इन्वेस्टमेंट, इस पर करेंगे हम स्पेशल खास चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। एसेट एलोकेशन पर खास चर्चा आज हमारी जारी है। फिरोज अजीज, क्षितिज महाजन हमारे साथ, हमारे आज के 2 एक्सपर्ट्स। डेट पर खास चर्चा करना जरूरी है, और ये जानना और समझना भी जरूरी है कि अगर आपका जो टाइम होराइजन है काफी लंबा है, हम लंबे को मानिए 5 से ऊपर साल या 10 या 15 साल माने, तो उसमें डेट एलोकेशन आइडियली कितना होना चाहिए। शुरुआत में क्षितिज आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जितना लंबा होराइजन उतना, अभी जैसे कुछ समय पहले फिरोज ने भी बताया कि इक्विटी ज़्यादा सक्षम है आपको अच्छा रिटर्न देने के लिए, तो डेट का जो पोर्शन है एक लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में, क्या उसकी जगह है? स्वाति, मुझे मेरा मानना है कि डेट होना ही चाहिए। आपको एसेट एलोकेशन के हिसाब से डेट रखना चाहिए। अगर आपका होराइजन 5 साल से लंबा है तो आप ये करिए कि अगर आप रीबैलेंस नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए मार्क टू मार्केट आपका इक्विटी एलोकेशन बढ़ रहा है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो आप ये कर सकते हैं कि फिक्स इनकम को इंटैक्ट रखिए, जो उसका एलोकेशन है इन टर्म्स ऑफ जितना उसका वैल्यू है, बट डेट होना ही चाहिए। आज आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर ले लेते हैं, आज कोई बॉन्ड ले लेते हैं, बाय करते हैं, आपको 7.5% मिलता है आज, विच इज नॉट अ बैड रिटर्न। आज एफडी में भी वही रिटर्न है आपका। बट व्हाई डेट इज इंपॉर्टेंट कि इक्विटी, हमें लगता है कि इक्विटी हमेशा लॉन्ग में अच्छा करता है, और करता ही है, बट कभी ना कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है मार्केट्स में जिस कारण से मार्केट करेक्ट होती है। हमने देखा कोविड का सिचुएशन देखा, 37% मार्केट करेक्ट हो गई। अब उस समय यूल बी सरप्राइज, शायद मैंने आपके साथ या कहीं किसी और चैनल में शो किया था कि सिप के रिटर्न पिछले 5 साल के 8-9% दिख रहे थे। तो उस समय अगर आपको पैसे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तब आप इक्विटी में अपना कम प्रॉफिट बुक करके लॉस बुक करने की जगह आप फिक्स इनकम वाले पैसे को यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। तो फिक्स इनकम हमेशा
होना ही चाहिए। एक तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है, कल को आपको मार्केट जब करेक्ट हो रही होती है तो आप इक्विटी में लो लेवल पे बाय करें। दूसरा, पूरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। तीसरा, आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है कि हर वक्त इक्विटी जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा करे। तो उस समय के लिए फिक्स इनकम ऑलवेज आपके पोर्टफोलियो में एक एक डिपेंडिंग ऑन आपका एसेट लोकेशन क्या है, जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और गोल प्लानिंग के हिसाब से और टाइम होराइजन के हिसाब से डिफाइन होता है। तो वो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका वो फिक्स इनकम जो एलोकेशन है वो इंटैक्ट रहना ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ होराइजन आपका लंबा हो। हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दैट ये एक स्ट्रैटेजी क्लाइंट के लिए ओवरऑल इन इन अ लॉन्ग रन आल्सो ऑलवेज बी वेरी हेल्पफुल। ओके, एंड फिरोज, आपकी नज़र में कितना पोर्शन डेट का, अगर मानिए एक लॉन्गर लंबी अवधि का अगर किसी का पोर्टफोलियो है, तो क्या सिर्फ इक्विटी से बनाया जा सकता है, और आपका तर्क उस पर क्या होगा? आई कम्प्लीटली क्षितिज से एग्री जरूर करूंगा कि क्लाइंटों को डेट रखना चाहिए, बट मेरे हिसाब से दो कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप जीरो डेट से जा सकते। फर्स्ट कंडीशन, आपने 9 साल का मिनिमम पैसा होना चाहिए। मैथमेटिकली वी हैव अराइव्ड एट 9 years, उसकी मैं पूरी आंकड़े आज नहीं बताऊंगा फॉर द लैक ऑफ टाइम। 9 year प्लस पैसा है, और अगर आपने कोई भी विपता में भी अगर आपको वो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो 9 year तक जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चितिन ने कहा कि कोविड में जरूरत पड़ जाए, ऐसे पैसे नहीं। जो लॉन्ग टर्म पैसे हैं, 9 साल के ऊपर आपको एनी कंडीशन पे जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू ऑलरेडी कार्व्ड आउट सम मनी, तो उसमें 100% जा सकते हैं। कंडीशन 1 है 9 years। सेकंड, आप ये मान के चले कि हर साल आपको -15% ऑफ 1 अप्रैल की वैल्यू दिखाएगा। मार्केट ने 22 सालों में हमेशा ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों तक हर कैलेंडर ईयर में 14.5% की गिरावट दिखाई है। तो और उसमें तो मैंने वो 2 साल छोड़ दिए, 2008 का जो एग्जैजरेटेड ईयर था और कोविड का साल, वो दोनों को छोड़ने के बाद भी नॉर्मल साल में 15% की एवरेज गिरावट दिखाई है। सेकेंड कंडीशन ये है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और इससे टर्म्स में आए और उस रात को आप सो पाए जब आप ये देखें कि पीक से ट्रफ तक -15 आए। अगर इस -15 पे भी अगर आप पैनिक नहीं करते और ये आप अपने आप को समझा सकते हैं, और 9 years की टाइम फ्रेम है, ये दो कंडीशन पे आप 100% इक्विटी फॉर दिस मनी जा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे प्राइवेट बैंकर या रिलेशनशिप मैनेजर जो भी नॉमेनक्लेचर यूज करें, 300-400 इंटरव्यू किए, मैंने हर बार ये जरूर सवाल पूछा कि आपका डेट एलोकेशन कितना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो इस बिजनेस में है उनकी एलोकेशंस काफी कम है उनके क्लाइंटों से डेट की तरफ। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकला। मेरे खुद के कोलीग्स जो हैं 308 रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उनकी डेट एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो आप ये पॉइंट को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जो इस बिजनेस में है वो डेट को इतनी अहमियत नहीं देता जितना क्लाइंट देते हैं। ओके, शो के अंत में हम एक छोटा क्विक डिस्कशन बाकी दो एसेट क्लास पर भी कर लेते हैं। वो हम गोल्ड, क्षितिज मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली स्पीकिंग गोल्ड को एक निवेशक ज़्यादा इग्नोर नहीं करता है, तो आइडियली एक गोल्ड की जगह एक पोर्टफोलियो में कैसी रहनी चाहिए? सो स्वाति, 5 to 7% एलोकेशन गोल्ड में होना ही चाहिए इन्वेस्टेड। बट लोगों को उसमें, या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका जो फिजिकल गोल्ड है वो वैल्यू भी लेना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए इसका एक कल्चरल वैल्यू भी है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, और वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है। सीजन भी आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो उसकी डिमांड देखेंगे बढ़ती हुई। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड हेज विज़ मार्केट फ्लक्चुएशन। एक बहुत अच्छा हेज है, देता है। और 8-9% का ऑन एन एवरेज रिटर्न आपको गोल्ड ओवर अ पीरियड इन द पास्ट इट हैज गिवन। फ्यूचर का आई कांट से, बट दैट्स अ ट्रेंड इट इज। सो मुझे लगता है 5 से 7% गोल्ड ओवरऑल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। प्रॉब्लम एक आती है कि जब भी पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन की बात होती है तो लोग रियल एस्टेट को काउंट ही नहीं करते हैं, उसे बाहर कर देते हैं और बाकी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पर जब आप रियल एस्टेट को काउंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा मिक्स जो है वो खराब हो जाता है, बिकॉज फिजिकल रियल एस्टेट का जो लव है जो हमारी कंट्री में लोगों को लेके है वो बहुत डिफरेंट लेवल पे ही है। सो ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो काउंट करें तो उसमें रियल एस्टेट भी अपना काउंट करें, जो कि एक तरह से इलिक्विड एसेट क्लास है। मतलब अगर आपको बेचना पड़ेगा तो पूरा प्लॉट ही बेचना पड़ेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आपका फिजिकल एसेट नहीं है, जो आपका एक फाइनेंशियल एसेट है, वो इजिली लिक्विडेट भी हो जाता है।
तो गोल्ड भी अगर आप लेना चाहते हैं 5 से 7% में, अगर फिजिकल गोल्ड है और बैलेंस आप कवर करना चाहते हैं, तो वो आप डिजिटल गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू, गोल्ड के थ्रू आप कवर करें। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो में उतना एलोकेशन होना चाहिए। और एक क्विक कमेंट रियल एस्टेट पर फिरोज आपका? मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, मेट्रो रियल एस्टेट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा कंट्री ही रियल एस्टेट है। कमर्शियल रियल एस्टेट आज की स्थिति में फिर भी अच्छा है, बट उसकी टिकट साइजेस इतनी बड़ी हैं, तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इन मेट्रो नेगेटिव। कंपाउंडेड रिटर्न अगले 10 साल की 5 से 7% से ज्यादा आने की संभावना कम है। ओके, तो ये डिस्कशन रही खास हमारी आज एसेट एलोकेशन को लेकर। फिरोज और क्षितिज, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।